अच्छा जी, तो अब हम लोग जो है फार्माकोडायनामिक्स का लास्ट पार्ट करने लगे हैं, विच इज़ द रिसेप्टर रेगुलेशन। ठीक है, अब तक हम लोग सारी जो है कहानी पढ़ के आ गए हैं कि किस तरह से जो है ड्रग बॉडी में आती है और किस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग रिसेप्टर रेगुलेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने मेनली दो चीज़ें देखनी है कि हम लोग देखेंगे कि किन कंडीशंस में जो रिसेप्टर्स हैं वो डाउन रेगुलेट होती हैं, यानी कि उनका जो लेवल है बॉडी के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, और हम देखेंगे उनकी अप रेगुलेशन कब होती है, वो कब अप रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब डाउन रेगुलेशन हमारे पास कब होगी, यानी कि उनका लेवल जो है हमारे पास बॉडी में कब कम होगा, जब हमारे पास एगोनिस्ट का एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एगोनिस्ट हमारे पास क्या होते थे कि जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हमें एक इफ़ेक्ट, एक रिक्वायर्ड, एक डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करके देते थे। ठीक है, अब अप रेगुलेशन हमारे पास कब होगी, अप रेगुलेशन यानी कि रिसेप्टर्स का लेवल बॉडी में कब राइज करेगा, जब हमारे पास एंटागोनिस्ट का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। जब बॉडी के अंदर एंटागोनिस्ट आएंगे तब हमारे पास क्या होगा, अप रेगुलेशन होगी रिसेप्टर्स की। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और कोई भी हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। तो अब बॉडी क्या करती है, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए जो है ना रिसेप्टर्स के लेवल बढ़ा देती है, ताकि जो है जो हमारे पास अगर थोड़े बहुत एगोनिस्ट बचे हुए हैं तो वो उन रिसेप्टर्स के साथ लग कर जो है ना एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। तो इससे आपने याद रखना है कि डाउन रेगुलेशन हमेशा तब होगी जब एगोनिस्ट का कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर होगा, अप रेगुलेशन कब होगी, जब एंटागोनिस्ट का एक्सपोजर होगा। ठीक है, अब जो है बुक के अंदर उन्होंने मेनली बात की हुई है एक फिनोमिनन की, एक रिस्पॉन्स की, विच इज़ कॉल्ड टेकीफाइलैक्सिस। ठीक है, अब जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, और ये बहुत SCQ और वाइवा के लिहाज से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेकीफाइलैक्सिस का। अब जो है आपने दो चीज़ें समझनी है। एक तो जनरल आपको पता ही होगा कि टॉलरेंस कहते किसे हैं। टॉलरेंस क्या होती है कि अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर है एगोनिस्ट का, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है ना उस एगोनिस्ट के लिए जो है ना जो रिस्पॉन्स जनरेट करती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम करती चली जाती है। यानी कि पहले जो है रिस्पॉन्स इतना आया, ठीक है, फिर क्या हुआ, जब मैंने पहली डोज दी, जब मैंने दूसरी डोज दी तो मुझे रिस्पॉन्स इतना मिला। ठीक है, जब मैंने तीसरी डोज दी मुझे रिस्पॉन्स इतना मिला। तो मेरे पास ये जो डिमिनिश हो रहा है रिस्पॉन्स, इसको मैं जो है ना टॉलरेंस का नाम देती हूँ या फिर टेकीफैलेक्सिस का नाम देती हूँ। अब टॉलरेंस और टेकीफैलेक्सिस में जो है ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। टॉलरेंस जो है वो एक जनरल फिनोमिनन होता है, या फिर आप कह लो कि एक ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें आप बस बोलते हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिमिनिश हो जाएगा रिस्पॉन्स अगर आप एगोनिस्ट का बार बार एक्सपोजर करोगे। लेकिन जो टेकीफैलेक्सिस है ना, पर्टिकुलरली इसको हम लोग क्या बोलते होते हैं, एक्यूट टॉलरेंस। ठीक है, इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है कि इन जनरल जो हमारे पास टॉलरेंस होती है वो कब डेवलप होती है, वो तब हमारे पास डेवलप होती है जब आप ओवर द लॉन्ग पीरियड, लेट्स से कि आपके पास जो है ना अ फ्यू डेज टू मंथ्स तक जो है ना, अगर जो है उस ड्रग का एक्सपोजर या उस एगोनिस्ट का एक्सपोजर है, तब जाके टॉलरेंस डेवलप होगी। लेकिन टेकीफैलेक्सिस में ये सीन नहीं होता। टेकीफैलेक्सिस तब कब डेवलप होती है, बड़ी रैपिडली डेवलप हो जाती है, यानी कि फ्यू मिनट्स में डेवलप हो जाती है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, टेकीफैलेक्सिस और टॉलरेंस का। अब आप यहाँ देख सकते हो उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, इसकी ड्यूरेशन कम है। ठीक है, इसलिए टेकीफैलेक्सिस को एक्यूट टॉलरेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसको हम एक्यूट टॉलरेंस भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पहला डिफरेंस तो ये आ गया टॉलरेंस एंड टेकीफैलेक्सिस में। दूसरा डिफरेंस जो आपने इसमें याद रखना है वो ये है कि जो आपके पास टॉलरेंस होती है ना वो डोज डिपेंडेंट होती है, जबकि जो आपके पास टेकीफैलेक्सिस है वो डोज डिपेंडेंट नहीं होती। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब कुछ इस तरह से समझें कि अभी मैंने जो है ना लेट्स से कि पहली मैंने डोज दी तो मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला। अगेन जो मैंने अभी ऊपर बताया, दूसरी डोज दी तो मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला, कम हो गया। तीसरी डोज दी तो मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो टेकीफैलेक्सिस के अंदर क्या होता है, बस वो डिपेंड करता है कि आपने ड्रग दी है या नहीं दी। वो नहीं डिपेंड करता कि आपने कितनी ज़्यादा डोज दी है। ठीक है, लेट्स से मैंने फर्स्ट डोज दी, वो डिपेंड नहीं हुआ कि ज़्यादा दी है कि थोड़ी दी, बस ये है कि हाँ मैंने दी है तो मुझे फुल रिस्पॉन्स मिला। दोबारा मैंने दी, कम हो गया, फिर मैंने दी, कम हो गया। डोज पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती टेकीफैलेक्सिस की। जबकि टॉलरेंस आपका हाईली डिपेंडेंट होता है डोज पे। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप डोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वैसे आपके पास जो है ना रिस्पॉन्स डिमिनिश होता है। जबकि टेकीफैलेक्सिस में वो डोज डिपेंडेंट नहीं था, वो जस्ट ये डिपेंड कर रहा था कि आपने दी है या नहीं दी। ठीक है, जैसे जैसे आप डोजेस बढ़ाते हो तो जो आपके पास इफेक्ट है वो डिमिनिश होता गया। यहाँ पे जैसे आप ड्रग की डोज बढ़ाते हो, हाई डोजेस देते हो, तो ड्रग का रिस्पॉन्स कम होता चला जाता है। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टेकीफैलेक्सिस एंड टॉलरेंस का। इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स है, आप याद कर लीजिएगा। और मेरे पास जो है ना डिफरेंस है, आपको मैं वो दिखाती हूँ, और जो है ना फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मैं आपको जो है ना बुक से बताती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक या बुक में कहीं भी इसको जो है ना उतार लें, पेस्ट कर लें, मतलब लिख लें।
अच्छा, तो हम लोग जो है ना मैकेनिज़म्स देखते हैं जिसके थ्रू जो है डाउन रेगुलेशन हो रही है, रिसेप्टर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं या फिर उनका रिस्पॉन्स जो है वो डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, हम देखते हैं हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी हमने देखा ना टेकीफैलेक्सिस टॉलरेंस। अब इसके जो है ना 3 मैकेनिज़्म जो है ना बुक में बताया मैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आपके पास आ जाता है ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें आपके पास सेल की कोई अंदर का स्ट्रक्चर या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, जो जी प्रोटीन है उसके एक्सेस को जो है ना रोक देता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर लेट्स से कि मेरे पास ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है, अब इसके साथ जो है ना एगोनिस्ट आके बाइंड करना है। इन टर्न क्या होता है, वही हमारे पास जो जी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है अल्फा बीटा गैमा, वो स्टिमुलेट हो जाता है और फिर एडेनाइल साइक्लेज के पास जो है ना रिस्पॉन्स जाता है और वो सारा कैस्केड स्टार्ट हो जाता है और रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है कि एक तो मैकेनिज्म ये है कि आपके सेल के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है, जो बुक में एग्जांपल दी है आपके पास बीटा अरेस्टिन की, ये आपके पास मॉलिक्यूल है बीटा अरेस्टिन की। ये कब अपीयर होता है, जब आपने जो है ना एगोनिस्ट दिया जो कि एक्ट करता है बीटा रिसेप्टर के साथ। ठीक है, अब ये जो बीटा अरेस्टिन है ना, ये अरेस्ट कर देता है जी प्रोटीन का, जो आपके पास जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है ना उसको। जब ये इसको अरेस्ट कर देता है, इसको प्रिवेंट कर देता है, सॉरी यार मैं इसको नीचे करना भूल गई, अच्छा सॉरी। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी कि क्या बता रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि जो बीटा अरेस्टिन मॉलिक्यूल है तब अपीयर होता है जब एगोनिस्ट आके बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अब इस बीटा अरेस्टिन ने क्या करना है, अब इसने अरेस्ट कर देना है इस जी एस प्रोटीन को, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। जब ये इसको अरेस्ट कर देगा तो क्या करेगा, इसको जो है ना आगे इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देगा। जब ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो वो इसके साथ इंटरैक्ट करके जो है रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगा, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस एगोनिस्ट को ही हटा देते हो तो सेल मॉलिक्यूल में से जो है ना आपके पास जो सेल है उसमें से बीटा अरेस्टिन भी हट जाता है। तो जब ये हट जाएगा तो आप कुछ देर बाद जब दोबारा एगोनिस्ट रख दोगे तो फिर से फुल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि बीटा अरेस्टिन नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये मैकेनिज्म हो गया ना जिसके थ्रू डिमिनिश हो जाता है रिस्पॉन्स। जो आपके पास दूसरा मैकेनिज्म है उसमें सिंपली आपके पास क्या होता है कि जो रिसेप्टर का सरफेस होता है ना, जिस सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस है जिस पे रिसेप्टर प्रोड्यूस होता है, उसकी सिंपली एंडोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस हो जाती है रिसेप्टर मॉलिक्यूल की, और फिर सरफेस से जो है ना वो अंदर की तरफ आ जाता है। तो अब जब रिसेप्टर ही नहीं होगा तो एगोनिस्ट कहाँ आके बाइंड करेगा, तो इस तरह से भी रिस्पॉन्स जो है डिमिनिश हो जाता है। जो आपके पास तीसरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रिस्पॉन्स आपका डिमिनिश हो जाता है, वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपकी जो है ना क्या कहते हैं सेल है, लेट्स से कि अभी जो है ना रिसेप्टर यहाँ पे आके सॉरी एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ है। अब नीचे जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे और तब जाके हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब रास्ते में कोई ऐसा सबस्ट्रेट जो कि बड़ा ज़रूरी था इस रिस्पॉन्स की जनरेट करने के लिए, अगर वो सबस्ट्रेट ही रास्ते से हट जाए तो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड मैकेनिज्म जिसके थ्रू रिस्पॉन्स डिमिनिश हो जाता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है कि जब आप बार बार नाइट्रोग्लिसरीन देते हो तो क्या होता है, आपका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होता है विच इज़ थायोल। ठीक है, अभी जो आपके पास थायोल को फैक्टर्स होते हैं ना यहाँ पे, जो कि नॉर्मली रिस्पॉन्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार नाइट्रोग्लिसरीन देने की वजह से थायोल को फैक्टर जो है ना वो बेचारे डेप्लीट हो जाते हैं। जब इनका लेवल कम हो जाता है तो मजीद नाइट्रोग्लिसरीन देने से क्या होता है, रिस्पॉन्स डिमिनिश हो जाता है। सो ये हमारे पास जो है 3 मैकेनिज्म थे जिसके थ्रू टॉलरेंस या फिर टेकीफैलेक्सिस डेवलप होता है। यहाँ पे जो है फार्माकोडायनामिक्स हमारा हो जाता है कंप्लीट।